हेलो एवरीवन। एमपीएसआई 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ का यह पार्ट 11 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 29 अक्टूबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है कि 5 124 से जिस तरह से संबंधित है या फिर 5 124 से जिस तरह से रिलेटेड है, उसी तरह से 7 इन चारों ऑप्शन में से कौन से नंबर से रिलेटेड है। तो 5 से 124 हमें कैसे मिल सकता है? अगर 5 का हम क्यूब करें तो 5 का क्यूब या घन होता है 125 और 125 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 124। इसका मतलब 3 पावर लगाई और 1 माइनस कर दिया। वही चीज हम 7 में करेंगे तो 7 की पावर 3 लगाएंगे। 7 की पावर 3 होता है 343 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 342। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 342। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या सबसे छोटा भिन्न बताना है इन चारों में से। तो पहला तरीका, या तो हम डिवाइड कर लें इन सबका भाग देकर, या फिर हम दो में से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम 4/5 और 7/8 में से देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा होगा। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 8 में 4 × 8 32 होता है और 7 × 5 35। तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो इनमें से बड़ा है 35 और छोटा है 32 और हमें छोटा वाला फ्रैक्शन देखना है तो बड़े वाले को हम कैंसिल कर देंगे। अब हम 4/5 और एक दूसरा नंबर और लेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो 4/5 और 6/7 में हम देखेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 7 28 और 6 × 5 30। अब इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 30, तो बड़ा हमें नहीं लेना है, छोटा लेना है 28, मतलब 4/5। अब 4/5 और 5/6 में हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 4/5 और 5/6 चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 6 में 24 और 5 × 5 25। इन दोनों में से छोटा है 24, तो 4/5 फ्रैक्शन या 4/5 भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 4/5। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। 600 × 3250 डिवाइड, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। बॉड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन या घटाते हैं। तो इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दो हैं, तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का साइन 3250 और डिवाइड में लिख देंगे 10,000। अब या तो हम इसको सॉल्व कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 600 का, या फिर हम इसमें भी 600 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड या भाग तो हमने पहले ही दे दिया है। अब हम यहां से कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0, एक और 0 और ये, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 5 10। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार 30, 5 5 25। 65 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 15 की 5, 3 6 18 19। ये हो गया आंसर 195, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नंबर के 1/3 का 1/4 का, मतलब कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसका 1/3 लेना है 1/3 और फिर उसी का 1/4 लेना है या 1/4 जो कि 15 है। तो उस नंबर का 3/10 क्या होगा? कोई नंबर है, हम मान लेते हैं कि x कोई नंबर है और उस नंबर का हमें 1/3 लेना है, 1/3 लेना है। तो 1/3 हो जाएगा 1/3 × x और इसी 1/3 का भी हमें 1/4 और लेना है। इसका मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 1/4 का, और ये किसके बराबर है? 15 के। इस x को हम बाद में लिख देते हैं। ये हो गया × x जो कि बराबर है 15 के। किसी नंबर जो कि हो गया x, इसका 1/3 और 1/4 15 है। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3 और 4 डिवाइड में है, तो 3 और 4 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 15 के। तो यहां पर बचेगा x = 15 × 3 × 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 का 4 में 60 और 3 18, 180। ये आ गई हमें x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा है 3/10, तो इसी का हम 3/10 कर देंगे। 180 का 3/10 मतलब इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 18 × 3 54। ये हो गया आंसर, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट है श्याम की प्रेजेंट एज या श्याम की वर्तमान आयु 3 गुना है उसके सन से, उसके पुत्र से। तो ये हो गया श्याम और ये हो गया उसका पुत्र या फिर सन। अगर हम पुत्र को 1 मान लेते हैं तो श्याम हो जाएगा 3, क्योंकि 3 गुना है श्याम। तो श्याम और उसके पुत्र का रेशो हो जाएगा 3:1। फिर 10 इयर्स के बाद या 10 वर्ष के बाद उन दोनों के एजेस का सम या योग 76 है। तो ये 10 इयर्स के बाद दिया है और ये रेशो हमने निकाला, ये वर्तमान का प्रेजेंट का है। तो इस 10 इयर्स को हम अभी प्रेजेंट में या वर्तमान में ला सकते हैं। दोनों का एजेस का सम या योग दिया गया है 76। ये 10 साल बाद का है, तो 10 साल बाद से हमें पीछे आने के लिए -10 करना पड़ेगा। तो -10 हम एक इंसान के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, 2 लोगों को 10 वर्ष पीछे लाने के लिए हमें -20 करना पड़ेगा। मतलब -10 हो गया, -10 कितना हो गया, -20। तो इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, 6 और 5, 56। ये हो गया श्याम और उसके पुत्र का आयु का योग वर्तमान में 56। और वर्तमान का या प्रेजेंट का रेशो भी हमें पता है, तो हम इन दोनों को प्लस करके 56 के बराबर में लिख सकते हैं। तो 3 + 1 4 हो जाएंगे, 4 = 56। यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 1 = 4 मिला। और हमें क्वेश्चन में बताना है श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम का वर्तमान आयु का प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 3। तो 1 = 14 है, तो 3 = कितना हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 3 42। श्याम हो जाएगा 42 इयर्स का, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए किसी वर्क को, किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो यदि वे दोनों साथ में काम करके उसे साथ में कंप्लीट करते हैं, साथ में खत्म करते हैं, तो ए ने कितना काम किया। इसका मतलब जो काम हुआ है दोनों ने मिलकर किया है, उसमें से ए ने कितना हिस्सा किया है पूरे काम का। तो इसमें हम दोनों का पहले 1 दिन का काम निकालेंगे। ए को दिन लगते हैं 6 और बी को लगते हैं 12। यहाँ पर हम कुल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम आ जाएगा 12। ये हो गया कुल कार्य या टोटल वर्क। अब हम 1 दिन का कार्य निकालेंगे, 1 डे वर्क, कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करके। 12 में 6 से डिवाइड करेंगे, 2 मिलेगा, और 12 में 12 का 1 मिलेगा। इसका मतलब ए 1 दिन में 2 कार्य कर लेता है और बी 1 दिन में 1 कार्य कर लेता है। और अगर ये दोनों साथ में कार्य करें तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 + 1 3 काम कर लेंगे दोनों मिलकर 1 दिन में। और टोटल वर्क है 12 या कुल कार्य है 12। तो 12 कार्य करने में इन दोनों को कितने दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि ए ने कितना हिस्सा किया। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों ने जब मिलकर काम पूरा खत्म किया है तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया है। और कुल कार्य या कुल काम कितना है, 12। तो 12 को खत्म करने में कितने दिन लगते हैं इन दोनों को, 12 में हम 3 का डिवाइड कर दें, 4 दिन। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, ए प्लस बी दोनों के लिए हम देख रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में या 1 डे में 3 काम या 3 वर्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर वर्क कितना है, 3। अब इस 3 की जगह पर हमें 12 लेके आना है। तो पहले तो हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 कैसे हटाएंगे, 3 को इसके डिवाइड में ले आए हम। तो ये हो जाएगा 1/3 डे = 1 वर्क। अब हम इसमें दोनों तरफ 12 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 × 12 डेज, इतने दिन लगेंगे, इक्वल टू इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 12 12 वर्क। 3 से डिवाइड कर देंगे 4 बार, तो ये मिल गया 4 डेज = 12 वर्क। इसका मतलब 12 कार्य करने के लिए 4 दिन लगेंगे दोनों को। इससे हमें यह पता चल गया कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, 4 डेज तक। अब जो 4 दिन तक काम किया है उसमें से ए ने कितना काम किया है, यही हमें बताना है। इसमें हम ए के 4 दिन का कार्य निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि कुल काम खत्म करने में 4 दिन लग रहे हैं। अब वो 4 दिन तक ए ने भी काम किया होगा और बी ने भी काम किया होगा। हमें केवल ए का बताना है। और हमें पहले से पता है कि ए 1 दिन में 2 कार्य कर लेता है 1 दिन में। तो ए 1 डे में 2 वर्क कंप्लीट कर लेता है या 2 कार्य खत्म कर लेता है। तो 4 दिन तक कितना करेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें,
तो 4 दिन तक या 4 डे तक 4 इंटू 8 वर्क कर लेगा, 8 कार्य खत्म कर लेगा 4 दिन में ए। तो यही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा कि 8 वर्क कर लिया ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा है ए ने कितना हिस्सा किया है। हिस्सा मतलब कुल कार्य में से हमें बताना है, तो हम 8 में डिवाइड कर देंगे 12 का। कुल कार्य में से बताएंगे, इसलिए कुल में से हमने डिवाइड कर दिया ए का हिस्सा। ये हो जाएगा आंसर 8/12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 से 4 और 2 से 6 बार, फिर 2 से 2 और 2 से 3, तो हमें मिल गया 2/3। ए ने काम किया है 2/3 हिस्सा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2/3। नेक्स्ट है, यहां पर हमें बताना है कि विच नंबर या फिर किस संख्या का 18% बराबर होगा 75 के 12% के। तो जो नंबर है वो हम x मान लेते हैं, तो x का हमें 18% लेना है। परसेंट है तो डिवाइड में हम 100 लिख दें, या फिर हम परसेंट से परसेंट या लिख देते हैं 100, नहीं तो परसेंट डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। 18% हो गया, जो कि बराबर है 75 के 12% के। तो 12% है, डिवाइड में 100 और इंटू 75। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये 100 हम नहीं भी लिखते तो ऊपर अगर परसेंट और परसेंट लिख देते तो वो भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाते, एक ही बात थी। फिर 6 से 3 बार 18 और 6 से 2 बार 12, 3 से कैंसिल करेंगे 75 को 2 बार और 5 15। यहां पर क्या बचा, अकेला x इक्वल टू 2 इंटू 25 50, तो वह नंबर आ गया 50। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर 2 नंबर्स का, 2 संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 1920 और एचसीएफ है 16। तो अगर उनमें से एक नंबर 128 है तो दूसरा नंबर या दूसरी संख्या क्या होगी। पहले वाले वीडियोस में भी इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। फॉर्मूले से करते हैं इसको हम। एलसीएम, जो एलसीएम दिया गया है, इनटू एचसीएफ, जो कि बराबर होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के या दोनों संख्याओं के गुणा के। तो ये हो गया पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। एलसीएम दिया गया है 1920 इनटू एचसीएफ दिया गया है 16 इक्वल टू पहला नंबर है 128 और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, तो उसके जगह पर हम x मान लेते हैं। 128 इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके डिवाइड में आ सकता है। डिवाइड में आ जाएगा 128 और यहां से ये हट जाएगा। ये हो गया x के इक्वल में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 3 बार 12, 4 से 2 बार 8, 4 4 जा 16, 3 बचे, 8 बार 32 और 0, फिर 4 से 8 बार 32 और 4 से 1 बार, 4 2 जा 8 0, फिर 4 से 2 बार और 4 से 3 बार 12 और 0, फिर 2 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ये 30 15 बार। अब क्या बचा, 15 और 16 इंटू कर देंगे। 16 का 5 में 80 की 0, 8 बचे, 16 और 8 24, 240 इक्वल टू x। इसका मतलब दूसरा नंबर हमें मिल गया 240। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 240। नेक्स्ट है, 2 पार्टनर हैं x और y, जो कि एक बिजनेस में, एक व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं इतने रुपए का और इतने रुपए का। तो उनके प्रॉफिट का रेशो हमें बताना है 1 साल के बाद। ये हो जाएगा x और y। x ने कितने रुपए लगाए, 50,000, और y ने लगाया 40, और टाइम दिया गया है 1 वर्ष का। तो दोनों में हम 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 4 0 से 4 0, बचा ये 5:4, और यही होता है प्रॉफिट का रेशो। क्योंकि निवेश की गई राशि में जब हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने किया नहीं है, 1 और 1 करते तो सेम ही रहता, तो इससे हमें प्रॉफिट का रेशो या फिर लाभ का अनुपात मिलता है। ये हो जाएगा 5:4। आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को ए कर सकता है 9 दिन में और बी कंप्लीट कर सकता है 18 दिन में, तो अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे। सिंपल है, ए और बी। ए करता है 9 दिन में और बी करता है 18 दिन में। यहाँ पर हम कुल कार्य निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम आ जाएगा 18, तो 18 हो गया टोटल वर्क या कुल कार्य। यहाँ पर हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, 1 डे वर्क, कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करके।
तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 में डिवाइड करेंगे 9 से तो 2 मिलेगा, और 18 का जब 18 में करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 मिलेगा। इसका मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है, और अगर ये दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 + 1 3। एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 कार्य कर लेते हैं। तो पूरा कार्य जो कि 18 है करने में कितने दिन लगेंगे, 18 में हम डिवाइड कर दें 3 से कैंसिल करेंगे 6। इसका मतलब 6 दिन लगेंगे ए और बी दोनों को कार्य खत्म करने में, 6 दिन। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:2। तो हम एक आयत या फिर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इनका रेशो दिया गया है लंबाई का 3 और 2। अब ये 3 है तो ये वाली भी 3 होगी, क्योंकि आमने सामने वाली साइड या भुजा सेम होती है, बराबर होती है। तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है या परिमाप दिया है 20। अब इस परिमाप की मदद से या पेरीमीटर की मदद से हम इनकी साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक रेशो है। या तो हम इसके साथ में x मान लें, 3x 3x 2x 2x, फिर इन सभी को प्लस करके 20 के बराबर लिख देंगे, या फिर हम रेशो से ही कर सकते हैं। परिमाप या पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स का सम या सभी भुजाओं का योग। तो 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 20 है। यह फॉर्मूला भी होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 1 = 2। इससे हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी है, 3, तो 1 = जब 2 है तो 3 = क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इसमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3 और 2 × 3 6। इसी तरह से 2 के बराबर निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 और 2 × 2 4। ये हो गई चौड़ाई। लंबाई आ गई 3, जो 3 थी कितनी है, वो है 6, और चौड़ाई 2 थी तो 2 की वैल्यू कितनी है, 4। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी, क्योंकि आमने सामने वाली बराबर होती हैं साइड्स। आयत के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर। क्वेश्चन में पूछा है आयत का क्षेत्रफल या एरिया। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करके या फिर लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करके। तो लंबाई कितनी है, 6, चौड़ाई कितनी है, 4, 6 × 4 24। 24 हो जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। या फिर अगर इसको हमें रेशो से नहीं करना है तो रेशो कितना दिया गया था, 3 दिया था, तो 3 के साथ में दूसरा नंबर क्या मान लेंगे हम, 3x। तो लंबाई हो जाएगी 3x, चौड़ाई हो गई 2x, ये 2x है तो ये भी 2x और ये भी 3x। लंबाई और लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई। पेरीमीटर का या परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत के लिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पेरीमीटर या परिमाप की वैल्यू हमें दी गई है 20, ये हो जाएगा 2 × लंबाई कितनी है, 3x, चौड़ाई है 2x। इन दोनों को प्लस करेंगे 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 = 2 × 5x। 2 × 5 10 हो सकते हैं क्या, हो ही जाएंगे। 20 = 10x। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा 2 = x। x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है 3x, तो 3x, x की जगह पर 2 लिखेंगे, 3 × 2, इस तरह से हमें 6 ही मिलेगी। और चौड़ाई 2x थी तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 × 2 4, तब भी हमें 4 ही मिली, 4 4 और 6 और 6। और क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ट्रायंगल का सर्क्यूम सेंटर उसके बाहर है, आउटसाइड है, तो वह ट्रायंगल कौन सा होगा। कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है और इसका बाह्य केंद्र इस त्रिभुज के बाहर है, तो यह त्रिभुज या यह ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। तो ऐसा होता है ऑब्ट्यूस एंगल में या फिर अधिक कोण में। अधिक कोण से बनते हुए जो त्रिभुज बनता है उसका बाह्य केंद्र उस त्रिभुज के बाहर बनता है। अधिक कोण कैसा बनता है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, इस तरह से।
ये त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज में कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, और राइट एंगल तो 90 डिग्री ही होता है। ये हो गया राइट एंगल या फिर समकोण। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इस कोण से जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं होंगी, वो हो जाएगा समत्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बने या फिर 90 डिग्री का कोण बने, समकोण। और एक्यूट या फिर न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ये हो गया बेस या आधार। अब 90 डिग्री तो हमें सीधा लेना है, अब इससे हमें छोटा जाना है, कम जाना है, तो कम हम इस तरफ जाएंगे, इसका मतलब इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। 90 डिग्री यहां होता, इस तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा, तो कहीं भी हम बना सकते हैं। ये हो गया न्यून कोण, और इससे जो त्रिभुज बनेगा वो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर ये जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा यहां पर, न्यून कोण। और ऑब्ट्यूस या अधिक कोण का था, ये हो गया आधार। 90 डिग्री सीधा होता है, पर हमें 90 डिग्री से 90 कोण से आगे मतलब बड़ा करना है, तो बड़ा किस तरफ होगा? इस तरफ। तो सीधे से हटकर थोड़ा हम बड़ा कर देंगे, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा। 100, 110, 120 कितना भी हो जाएगा, लेकिन 90 से बड़ा होगा। अब ये हो गया अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल, और इससे जो त्रिभुज बनेगा, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये लाइन, लेकिन इसको सीधा समझ लेना, अधिक कोण त्रिभुज या फिर ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें बनने वाला कोण 90 से अधिक होता है। और थर्ड क्या बचा? इक्विलेटरल या समबाहु। इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये तीनों सेम होंगी, बराबर होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज यूज की गई है कि बाह्य केंद्र और सर्क्यूम सेंटर क्या होता है। तो बाह्य केंद्र क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का बाह्य केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसके लंब समद्विभाजक मिलते हैं या फिर प्रतिच्छेद करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। तो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वह उसका बाह्य केंद्र हो जाएगा। और इंग्लिश में किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर वह पॉइंट होता है जहां पर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो सर्कम सेंटर है या फिर बाह्य केंद्र है, ये अलग अलग त्रिभुजों में या अलग अलग ट्राइंगल में अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में या फिर अधिक कोण त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, त्रिभुज लिखने की बजाय ये त्रिभुज का साइन ही बना दिया है, इसे त्रिभुज समझना है। अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर या फिर आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। त्रिभुज के बाहर होता है अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य केंद्र। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज के अंदर कहाँ होता है? इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज का बाह्य केंद्र कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा या इनसाइड बनेगा, ये अंदर है। और राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज के अंदर या समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है या फिर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर। कर्ण का मध्य बिंदु है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है समकोण में। अधिक कोण में या ऑब्ट्यूस एंगल में बाहर बनेगा, न्यून कोण में अंदर बनेगा, और समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर या फिर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर बनेगा। हाइपोटेनियस हो जाएगा ये। समकोण क्या होता है? ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इसी को कहते हैं कर्ण। अब कर्ण का मध्य बिंदु कहाँ होता है? बीच में, यहां पर हो जाएगा इसका बाह्य केंद्र या फिर सर्क्यूम सेंटर। तो इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि मध्य बिंदु पर होगा कर्ण के तो कौन सा कोण होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, अंदर होगा तो कौन सा, और बाहर होगा तो कौन सा। यहां पर बाहर का पूछा था, तो आंसर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला मैथ का क्वेश्चन है, एक बस है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 की गति से चल रही है।
जो एक ट्रक को, जो कि उससे 150 मीटर आगे है, को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है। तो हमें ट्रक की स्पीड या ट्रक की गति बतानी है। मान लो ये बस यहाँ पर है जिसकी स्पीड या गति दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर। ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इससे 150 मीटर की दूरी पर एक ट्रक जा रहा है। मान लो यहाँ पर एक ट्रक है। ट्रक की गति या स्पीड हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर। ये बस हो गई, इससे 150 मीटर दूरी आगे एक ट्रक जा रहा है जिसको पार करने में ये बस 30 सेकंड का समय लेती है। बस ट्रक को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रक और बस समान दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि तभी तो पार करेगी। और जब भी कभी दो गति या फिर दो स्पीड समान दिशा में होती हैं, समान दिशा में चल रही होती हैं, तो हम उन दोनों को माइनस कर देते हैं या घटा देते हैं। और अगर यही गति विपरीत दिशा में होती, विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते। समान दिशा में गति या स्पीड को हम घटाएंगे और विपरीत दिशा में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले में हम स्पीड की जगह या फिर गति की जगह पर क्या लेंगे? या तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे या फिर इन दोनों का योग लेंगे। ये समान दिशा में जा रही हैं तो हम इनका अंतर लेंगे। ये हो गई बस और ये हो गया ट्रक। अब हमें अंतर लेना है तो हम किस में से किसको घटाएं? ये बस है और ये ट्रक है। ट्रक आगे जा रहा है, बस पीछे जा रही है। इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि जब बस ट्रक को पार कर रही है, इसका मतलब बस की गति ज्यादा होगी, तभी तो ये ट्रक को पार कर पाएगी। अगर कम होगी तो फिर इसके पीछे पीछे ही चलती रहेगी, आगे तो पार कर ही नहीं पाएगी। इसका मतलब बस की गति ज्यादा होगी। तो हम बस की गति में से, जो कि है 45 किलोमीटर पर आवर, माइनस कर देंगे ट्रक की गति या ट्रक की स्पीड, जो कि हमें पता नहीं है। तो इसकी जगह पर हम s मान लेते हैं t। एस टी मतलब स्पीड ट्रक की या गति ट्रक की। ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 45 माइनस एस टी, मतलब कि ट्रक की गति। और ट्रक की गति ये हमने माइनस की है किलोमीटर पर आवर में से, तो हम किलोमीटर पर आवर में ही मान रहे हैं ट्रक की गति या ट्रक की स्पीड, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर ही लिखा हुआ है। तो जो ये एस टी की वैल्यू हमने मानी है वो किलोमीटर पर आवर में ही मानी है। जो आंसर आएगा इसका निकल के वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो बराबर यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस या दूरी, दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 150। अब ये मीटर दिया गया है तो अभी हम 150 ही लिख रहे हैं, फिर बदलते हैं 150 मीटर। और टाइम, इस टी की जगह पर टाइम कितना लग रहा है उन्हें? 30 सेकंड का, तो 30। अब ये हो गया मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड में। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इनको बदलना पड़ेगा, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में ही रखना है क्योंकि आंसर हमें उसी में चाहिए। तो हम इसको नहीं बदलेंगे, हम इस मीटर पर सेकंड को बदल देंगे किलोमीटर पर आवर में। जब भी कोई वैल्यू को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो हम उसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर ऐसे देख सकते हैं, मान लो कोई वैल्यू है, किलोमीटर पर आवर में कोई मान दिया गया है, उससे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड से हमें उल्टा आना है, मतलब किलोमीटर पर आवर में आना है, तो हम इंटू कर देंगे 18/5 का। यही हमें करना था। ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में आना था, तो हमने 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। यहां से हम सॉल्व करके इस एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, इसको पूरा कैंसिल कर रहे हैं अभी हम। 5 से 3 बार और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 18 डिवाइड होगा 6 बार और 3 इंटू 6 18। यहां पर क्या बचा? 18 और यहां पर था 45 माइनस स्पीड ट्रक की गति, फिर ये हो जाएगा 45। ये 18 प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -18 इक्वल टू, और ये स्पीड ट्रक की माइनस में दी गई है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एस टी।
यहां से हमें ट्रक की गति मिल जाएगी, माइनस कर देंगे। 15 में से 8, 7 बचेंगे, 3 में से 1, 2 बचेंगे, 27। ये हो जाएगी ट्रक की गति या ट्रक की स्पीड। 27 किस में आ गई? किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, तो किलोमीटर पर आवर 27 ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब कौन सी राशि जो 520 हो जाएगी 5 वर्ष में और 568 हो जाएगी 7 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। तो वह शुरुआत की धनराशि, वह सम ऑफ मनी हमें बताना है, जो कि 5 साल में 520 हो रहा है। तो वह धनराशि हम मान लेते हैं कि P है, या फिर X मान लेते हैं। वह धनराशि X है जो कि 520 हो रही है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। और 568 हो रही है 7 वर्ष में, 7 ईयर्स में। और यहां पर हमें ब्याज या इंटरेस्ट पता नहीं है, तो ये 5 वर्ष का दिया गया है, 7 वर्ष का एक साथ दिया गया है। तो अगर हमें 1 साल का ब्याज पता चल जाए तो हम माइनस करके फिर ये वाली राशि निकाल सकते हैं। ये धनराशि 5 में 520 हो रही है, तो इस 7 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इस 7 को हम शुरुआत से, क्योंकि पूरा बोला है उसने तो कि 5 साल में इतनी हो रही है और 7 साल में 7 वर्ष में इतनी हो रही है। तो यहां पर हम कितना मान लें कि 5 तो ये निकल गए और 2 साल और बचेंगे, तो 2 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी हो रही है और 7 वर्ष में इतनी हो रही है। इसमें यहां से हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 वर्ष के पहले इतने रुपए थे और बाद में इतने हो गए, तो कितना ब्याज लग गया? माइनस कर देंगे हम 568 में से 520, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगा या ब्याज लगा हमें मालूम चल जाएगा। 8 में से 0 8, 6 में से 2 4, 5 में से 5 0, तो 48 का ब्याज लगा होगा 2 साल में या 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में हो गया 48, 2 में 48 का लगा, तो 1 साल में कितने का लगा होगा? 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसका मतलब 1 वर्ष में या 1 ईयर में 24 रुपए का ब्याज लगा। तो जब हमें 1 वर्ष का पता है तो हम 5 वर्ष का भी तो निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में 24 लग रहा है, तो 5 वर्ष में कितना लग जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 5, तो 20 की 0 2, 5 2 जा 10, 11 12, 120। तो 5 ईयर्स में 120 रुपए का ब्याज या इंटरेस्ट लग जाएगा। फॉर्मूले से भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन उसमें बहुत बड़ी 2-2 इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। 5 वर्ष का ब्याज हमें पता है 120, और 5 वर्ष के बाद कितने रुपए हो रहे हैं? 520। इसका मतलब जितने बड़े हैं उतने ही हम इसमें से माइनस कर दें। 120 रुपए बड़े हैं, क्योंकि यही तो ब्याज है, ब्याज ही तो बढ़ेगा, तभी तो बाद में ऐड होकर हमें मिलता है। तो इस 520 में से 120 हम माइनस कर देंगे, तो यह पहले कितना अमाउंट था, कितनी धनराशि थी, हमें पता चल जाएगी। तो 520 में से हम 120 या फिर ब्याज को माइनस कर देंगे, 0 0, 5 में से 1 4, तो ये आ जाएंगे हमें 400। 120 माइनस किए तो 400 हो जाएगी वह धनराशि या इनिशियल अमाउंट, जिसको एक तरह से मूलधन कह सकते हैं हम। ये हो जाएगा आंसर 400, ऑप्शन सेकंड। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।